अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के पास्ट पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। बारी है 2017 के एमसीक्यूज को सॉल्व करने की। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। इन द डायग्राम बिलो द नेम ऑफ रिवर्स प्रोसेस ऑफ बी इज। अच्छा, बी एक प्रोसेस है बेसिकली, और ये जो है ना फिगर अभी इसमें मिसप्रिंट हुई हुई थी। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या बताना की कोशिश कर रहे थे। इसमें जो बी प्रोसेस है ना, वो है लिक्विड टू वेपर्स जाने का। ठीक है, लिक्विड टू वेपर जाने का ऐसे करके। और ये जो है ना, ये वाला प्रोसेस था, इस तरीके से बना हुआ था कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर और वेपर से सॉलिड, कुछ इस तरीके से ना बना हुआ था जब पेपर में आया था। तो बहरहाल लिक्विड से वेपर में जाना, इसे कहते हैं कंडेंस होना, और इसी वजह से करेक्ट आंसर होगा कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 2। इफ ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, और तीनों के तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। देखो, एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ए और बी बराबर हैं। देखो, ये जो दोनों है ना, ए और बी, इनको मैंने बराबर बनाया, जितनी ये वाली साइड है उतनी ये वाली साइड है। लेकिन जो सी है वो इसके लिहाज से थोड़ी सी डिफरेंट है। सी जो है उसकी वैल्यू ज्यादा है, सी की वैल्यू जो है वो ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि ए तो बी के बराबर है लेकिन सी बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ पे जितने भी एंगल्स आ रहे हैं वो सारे के सारे कितने डिग्रीज के आ रहे हैं? 90 डिग्रीज के। तो अगर अल्फा, बीटा और गैमा सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के हों और बस एक साइड इक्वल ना हो, तो वो कहलाता है टेट्रागोनल शेप। ठीक है, तो आप सीधा सीधा जा सकते हो, और अगर तीनों साइड बराबर होती तो एक क्यूबिकल हो जाता। नंबर 3। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उन चीजों पे अप्लाई होता है जिनका मास कम और उनकी स्पीड ज्यादा होती है। ठीक है, अब आप देख सकते हो, एरोप्लेन का मास तो ज्यादा है, क्रिकेट बॉल का मास कम है, मतलब जनरली सही है, कम है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती, और अर्थ के बारे में भी नहीं है। इट कैन बी ओनली अप्लाइड टू इलेक्ट्रॉन या सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ऐसे आप याद रखिएगा। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज ओनली एप्लीकेबल वेयर स्पीड इज वेरी मच लार्जर एंड मास इज स्मॉलर, तब जाके अप्लाई होगा। नंबर 4। दिस इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसमें से कौन सी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि मास पर डिपेंड नहीं करती, यानी कि मास को आप चेंज करो तो वो प्रॉपर्टी चेंज ना हो, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट और मास। तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है जब हम मास को बढ़ाते हैं, इंथैल्पी बढ़ जाती है जब हम मास को बढ़ाते हैं, वॉल्यूम बढ़ जाता है जब हम मास को बढ़ाते हैं। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो जो कि लाइट रेस को बेंड करने की सलाहियत है, वो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता। अगर ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 है, तो वो छोटा सा ग्लास स्लैब हो, बड़ा सा ग्लास स्लैब हो, या कोई सा भी ग्लास स्लैब हो उस मटेरियल का, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ही आएगा। सो इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नंबर 5। क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 3D ऑर्बिटल्स। क्वांटम नंबर चाहिए 3D ऑर्बिटल्स के। तो याद रखिए, जब भी हम ऐसे लिखते हैं ना 3D ऑर्बिटल, तो ये जो वैल्यू हमें मिलती है, एक तो होती है n की वैल्यू और दूसरी होती है l की वैल्यू। n की वैल्यू तो सीधा सीधा यहां से मिल जाती है, यानी कि अगर 3 लिखा हुआ है तो वो n है। और d की वैल्यूज कैसे मिलती हैं? हमारे पास ऑर्बिटल जो है s, p, d और f है। s के लिए वैल्यू होती है 0, l की वैल्यू 0, p के लिए होती है 1, 2 एंड 3। तो यहां पर n की जगह पर तो 3 आ गया और d की जगह पर आना चाहिए 2, सो n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 2। n is equal to 3 and L is equal to 2. That's why this is the right answer. Number 6. This molecule has the maximum bond angle. इसमें से किसका बॉन्ड एंगल मैक्सिमम है? तो वैसे तो अगर NH3 का स्ट्रक्चर बताएं तो आपको NH3 का स्ट्रक्चर जो है, NH3 का स्ट्रक्चर आपको इस शेप में मिल जाएगा। ठीक है ना, NH3 का स्ट्रक्चर ऐसे कुछ मिलता है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन होता है, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, जो बनाता है इसका बॉन्ड एंगल इक्वल टू 180। और क्या बड़ा हो सकता है 180 से? 180 से तो कुछ भी बड़ा नहीं है। इन बाकी सारी फिगर्स के अंदर आप देख सकते हो क्या क्या है। SO2 में भी ऐसा नहीं है, H2O में भी ऐसा नहीं है। सो दैट्स वाई मैक्सिमम बॉन्ड एंगल कार्बन डाइऑक्साइड का है। नंबर 7। फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन जो रिवर्सिबल है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर डबल्ड, अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की डबल कर दें, यानी कि उनका अमाउंट डबल कर दें, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल रिमेन द सेम। याद रखिए, अगर तो रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि रिवर्स हो रहा है, तो वो रिएक्टेंट पर डिपेंड ही नहीं करेगा ना, क्योंकि वो तो रिवर्सिबल है, बाद में रिवर्स होता रहेगा। इस वजह से वो डिपेंड नहीं करेगा फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। Number 8. The molarity of a solution containing 4 gram NaOH.
और डिजॉल्व इन 10 ml सोल्यूशन इज। ठीक है जी, अब इसको समझाना पड़ेगा आपको मोलैरिटी की डेफिनेशन के मुताबिक। नंबर 8, तो देखिए मोलैरिटी की डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिजॉल्व इन 1 dm क्यूब ऑफ, ठीक है, 1 dm क्यूब यानी कि यूनिट हो गया। तो अब सबसे पहले हमें जो गिवन है हमें उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। 4 ग्राम है NaOH के, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए सबसे पहले ऊपर आएगा मास, तो हो गया 4, और फिर आ जाएगा उसका मॉलिक्यूलर मास NaOH। ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सोडियम का 23, ये कितना हो गया 40। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 डिवाइड बाय 40, एंड एज वी नो दैट 4 डिवाइड बाय 40 विल बी इक्वल टू 0.1, यानी कि जो मोल है वो 0.1 मोल है, 0.1। और 1 डीएम क्यूब में होता है, अब ये कह रहे हैं 10 ml, तो 10 ml को आप लीटर्स में कन्वर्ट करो तो 10 डिवाइड बाय आपको करना पड़ेगा, मिली का मतलब 1000, 10 डिवाइड बाय 1000, 10 डिवाइड बाय 1000, इट विल बी इक्वल टू 0.01, 0.01। तो जो वॉल्यूम है वो गिवन है 0.01, तो फाइनली 0.1 को डिवाइड कराएंगे 0.01 से, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 10। इसका मतलब इसकी मोलैरिटी होनी चाहिए इक्वल टू 10 m। नंबर 9, अ पावर्ड सॉलिड इज मोर रिएक्टिव देन इट्स चंक्स। छोटे छोटे पार्ट से बेहतर ये कि उसको पाउडर फॉर्म में कर दें। तो वो रिएक्टिव क्यों होता है? बिकॉज उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। जो चंक्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, वो उतनी जगह नहीं घेरते जितना कि पाउडर घेरता है। तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना रिएक्शन जो है वो ज्यादा होगा और वो रिएक्टिव हो जाएगा। नंबर 10, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन C2H2 मॉलिक्यूल इज, कितने पाई और कितने सिग्मा बॉन्ड है C2H2 के अंदर? नंबर 10 में देखना है हमने। नंबर 10 याद भी रख सकते हो, लेकिन समझाने वाली बात है। ये हो गया हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का, और इधर हो गया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये क्या बन गया? ये बन गया C2H2। ठीक है, इथाइन बन गया। अभी क्या देखना है? अभी आपको देखना है कि ये वाला बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन के दरमियान में एक सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, और बाकी के जो दोनों बॉन्ड नजर आ रहे हैं ये दोनों हैं पाई बॉन्ड्स। तो 3 सिग्मा और 2 पाई बनेंगे यहाँ पे, 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स, दिस वन। नंबर 11, मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस कमिंग आउट फ्रॉम द पिच ब्लेंड वर, वो सीधे सीधे जो है वो बीटा पार्टिकल थे, एंड बीटा पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिए, आप जब बुक में पढ़ोगे तो वो आपको बीटा पार्टिकल्स नजर आएंगे, और बीटा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज जो हम लोगों ने सीखी हैं उसके मुताबिक बीटा पार्टिकल्स जो है वो शो करते हैं, उनका जो मास है, उनका जो चार्ज है वो जस्ट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है जी। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ईच एनर्जी लेवल इज गिवन बाय, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं हर एनर्जी लेवल के अंदर, तो उसको हम किससे शो करते हैं? उसको हम फाइंड कैसे कर सकते हैं? तो याद रखिए, उसको हम फाइंड कर सकते हैं n स्क्वायर से। याद रखो, एनर्जी लेवल में कितने हैं, तो एनर्जी लेवल की वैल्यू तो n से शो होती है ना, तो L वाले फॉर्मूले तो वैसे ही गलत हो गए, इसमें हम वैल्यू क्या पुट करेंगे? याद रखिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी एनर्जी लेवल में, तो एनर्जी लेवल का नंबर पुट करूंगा ना, n पुट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 पुट करूंगा, तो L थोड़ी पुट करूंगा। ये दोनों फॉर्मूले तो वैसे ही गलत हो गए। करेक्ट आंसर होता है n स्क्वायर। क्या मतलब? 12 था ना, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12। तो समझने वाली बात यह है कि k है, k की वैल्यू हो गई 1, n की वैल्यू ना, और फिर हो गया L, L की वैल्यू हो गई 2, n की वैल्यू हो गई 3, और n की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, k l m n ये हो गए नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। अब पहले ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, एक का मतलब हो गया सिर्फ और सिर्फ s होगा। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 ऑर्बिटल होते हैं। फिर 3 का स्क्वायर 9 ऑर्बिटल्स होते हैं। 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 16। तो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर कैलकुलेटेड बाय n स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। नंबर 13 में सीधा सीधा अप्लाई हो रहा है हमारे पास क्वांटम लॉ। क्या है? E बराबर होता है h न्यू के। ठीक है, तो क्वांटम थ्योरी के मुताबिक क्या है? E बराबर होता है h न्यू या NH न्यू भी कर सकते हैं, जिसमें E शो कर रहा है एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा, हर एक पैकेट की एनर्जी। H जो है ये तो है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, और बाकी ये जो बचा ना न्यू, ये शो करता है फ्रीक्वेंसी को। और इस लॉ की जो शुरुआत होती है वो होती है ऐसे, ये कि E डायरेक्टली डिपेंड करता है न्यू पर या F पर, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। तो ये क्या है?
direct proportional to its frequency, this one. This has 5 significant figures. इसमें से किसकी significant figures जो है वो 5 है, ये हमें देखना है। तो 5 significant figures काउंट कर लो। यहाँ पे ये significant नहीं है, ये significant नहीं है, ये significant नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड वाले 0 significant नहीं होते, और यहाँ पर है सिर्फ और सिर्फ 3 significant figures। इधर आ जाओ, 1 2 3, ये तीनों significant figures हैं, और राइट वाले 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि राइट वाले 0 सिग्निफिकेंट तब होते हैं जब डेसिमल लगा हो। फिर यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट है, 1 सिग्निफिकेंट है, 5 2 1 और 0। राइट साइड वाला 0 तब सिग्निफिकेंट होता है जब डेसिमल लगा हो। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। यही है 5 वाला, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर 15, द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ सब्सटेंस विच एक्सपेंड ऑन मेल्टिंग इंक्रीज व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज। प्रेशर जो एक्सपेंड करते हैं, यानी कि जिनमें एनॉमलस एक्सपेंशन होती है, तो जब हम उनका प्रेशर बढ़ाते हैं तो मेल्टिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है। याद रखिए, वो बात कर रहे हैं यहाँ पे द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ दो सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस जो फैल जाते हैं मेल्टिंग पर, जिनको जो हम मेल्ट करते हैं तो वो फैलते हैं। ऐसे लिक्विड्स के साथ क्या कहानी है कि जब हम उनका प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। And number 16, while considering the rule of significant figure, this is our rule of significant figures, the simplified result of, देखिए जब ऐड करते हैं तो ये देखते हैं कि जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज हैं वो सबसे कम किस में आ रही हैं। जो सबसे कम वाली वैल्यूज होती हैं हमारे आंसर में भी उतने ही होने चाहिए। एडिशन में ये देखा जाता है और मल्टीप्लीकेशन में सारे डिजिट्स देखे जाते हैं। यहाँ पर आप देखो डेसिमल के बाद 3 है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 है, तो कम वाले के जितने आने चाहिए। यहाँ पर 3 आ रहे हैं, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, और यहाँ पर 1 आ रहा है। तो रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के मुताबिक जब आप नंबर्स को ऐड कर रहे होते हो तो जो आंसर आना चाहिए उसके पॉइंट के बाद भी उतनी ही प्लेसेस होनी चाहिए जितना कि ऊपर दिए हुए नंबर्स में कम वाले नंबर के पास थी। जैसे कि इधर 3 इधर 1, तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट आना चाहिए था। And last one, number 17, the atmospheric pressures recorded in different places at the same time are given below. नथिया गली में 700 टॉर का मिलता है प्रेशर, हुंजा में 650, मरी में 710 और गिलगित में 600। सवाल यह है कि पानी कहाँ बॉयल होगा। तो पहले बॉयल होने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम कहाँ पर होगा। तो याद रखिए, जितना प्रेशर जो है वो कम होगा उतना ही जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी डिक्रीज होता रहेगा, जो कि जाहिर करेगा कि पानी पहले बॉयल हो रहा है। तो सबसे कम प्रेशर हमें गिलगित में मिल रहा है, इस वजह से गिलगित में पानी जल्दी बॉयल होगा, और जल्दी बॉयल होने का मतलब हो गया हमारा राइट आंसर होगा गिलगित। ठीक है भाई, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। 2017 के MCQs हमने आज सॉल्व करे। कोई प्रॉब्लम बाकी रह गई तो बिल्कुल लिखना कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।